हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत का भूगोल से संबंधित, भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित एमसीक्यू जो आपके पेट एग्जाम के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ जो अदर एग्ज़ाम भी होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। ज़रूरी नहीं कि पेट एग्जाम में ही आता है, सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। तो पहला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी के उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील के समीप से है। कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में नहीं बहती है? तो रिफ्ट घाटी में आपकी दामोदर, नर्मदा, ताप्ती तीनों नदियां जो है रिफ्ट घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। तथा मांडवी नदी जो है ये रिफ्ट घाटी में नहीं बहती। मांडवी नदी जो आपकी ये आपका स्थित है गोवा में। तो देख लेते हैं, भारत में नर्मदा, दामोदर तथा ताप्ती जो है रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है, जबकि मांडवी गोवा की मुख्य नदी है जो रिफ्ट घाटी में नहीं बहती। नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी के निकट है, जो जबलपुर के भेड़ा घाट में कपिलधारा धुआं जलप्रपात का निर्माण करती है। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। मुल्ताई नामक पठारी से इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर से बहती है? कौन सी गंगा की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है? तो आपका सोन नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, ऐसे बहती है, जाके गंगा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पटना के समीप जाके मिलती है गंगा से। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से होता है। गंगा नदी में उत्तर से दक्षिण में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, इस प्रकार हैं। उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां उत्तर से दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर या उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है यमुना, चंबल, सोन इत्यादि। अतः स्पष्ट है कि सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि ये कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर नहीं आती, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती हैं, ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में नहीं आ पाती, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये 3 नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का जो उद्गम स्थान है एक ही जगह होता है, मानसरोवर झील के निकट से। चेमायंगडुंग ग्लेशियर है वहीं से। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? कौन सी नदी पूछ रहा है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो यांगसे नदी जो है वो पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशियाई नदी है। प्रशांत महासागर में कौन सी एशियाई नदी गिरती है? तो आमूर नदी जो है प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशियाई नदी है। आगे इसमें व्याख्या इसकी दी गई है। प्रमुख एशियाई नदियों में हुआंगहो, आमूर, यांगटीसी, सिक्यांग तथा सिक्यांग हैं। लीना, ओबे तथा एनसी नदियां आर्कटिक सागर में गिरने वाली एशियाई नदियां हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात जो है आपका कांगो नदी पर स्थित है। तो कांगो, जबकि स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, जबकि जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात आपका स्थित है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। नील नदी पर आसवान बांध आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर आपका मॉन्ट्रियल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेंट्रल लॉरेंस नदी के तट पर कनाडा के मॉन्ट्रियल व क्यूबेक शहर स्थित है। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाने वाली नदी है। तो कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है? तो यूराल नदी जो है यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। यूराल नदी रूस व कजाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए जो यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो रूस में प्रवाहित होती है। स्प्री नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है जो एल्ब नदी की सहायक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी आपकी
चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियों में क्षिप्रा, काली, सिंधु, पार्वती तथा बनास हैं। रिहंद व कनहर नदी सोन की सहायक नदी हैं। सोन और यमुना गंगा की सहायक नदी हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल इसमें दिया गया है। किसका उद्गम मैदानी भाग से नहीं होता है? तो इसमें राप्ती का उद्गम मैदानी भाग से नहीं होता। बाकी पांडो, सई, गोमती, इन तीनों का मैदानी भागों से होता है। राप्ती के किनारे ही आपका गोरखपुर शहर स्थित है। गंगा, यमुना, गंडक, शारदा को काली नदी कहा जाता है। रामगंगा, घाघरा आदि नदियों की तरह राप्ती नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। गोमती, पांडो तथा सई नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से हुआ है। सिंधु नदी जल समझौते के तहत किस नदी के जल का अधिकतम उपयोग भारत नहीं कर सकता है? तो आपका झेलम नदी का उपयोग जो है अधिकतम भारत नहीं कर सकता है। बाकी आपका जो रावी, ब्यास, सतलज इनका कर सकता है। तो इसमें व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुआ था। 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलज, कौन कौन सी है? ब्यास, रावी, सतलज, 80% जल का उपयोग भारत करता है। 80% किसका किसका? ब्यास, रावी और सतलज का। सिंधु, चेनाब, झेलम नदी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है। इस प्रकार झेलम नदी के जल का अधिकतम उपयोग भारत नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो प्रपात है वो शरावती नदी पर है। साडनी जलप्रपात शंख नदी, दसम जलप्रपात कांची नदी। आपका चुलिया जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं होता है। चुलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। जो प्रपात कर्नाटक में है। साडनी और दसम जलप्रपात झारखंड में आपका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में। सागरमाला परियोजना बंदरगाहों को सड़क व रेल से जोड़ना है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ये आपका सत्य नहीं है। इसमें व्याख्या देखते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह चेन्नई नहीं है बल्कि विशाखापत्तनम है। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तथा खुला सागरीय बंदरगाह है। एन्नौर, चेन्नई तथा तूतीकोरिन तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में जवाहर सागर परियोजना स्थित नहीं है। बाकी आपकी ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, गांधी सागर, ये तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर व ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मकर और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो और कांगो हैं। क्या है? लिम्पोपो और कांगो। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक की नदी है। कहाँ कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक की नदी है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वही कांगो नदी जो है, कांगो गणराज्य कांगो तथा अंगोला नदी है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तथा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को आपकी माही नदी 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी भारत के किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है? तो लद्दाख में गलवान घाटी का मुद्दा अभी फेमस हुआ था, उसी के संबंध में है। तो गलवान घाटी का निर्माण करने वाली गलवान नदी अक्साई चीन से उत्पन्न होती है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। यह श्योक नदी की सहायक नदी है। गलवान घाटी भारत तथा चीन के मध्य हुए विवाद के कारण चर्चित रही है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत सूची में शामिल बामियान घाटी किस देश में है? तो बामियान घाटी आपका अफगानिस्तान में है। विश्व विरासत सूची में शामिल बामियान घाटी अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान अस्थल अवरुद्ध देश है। इसकी राजधानी काबुल तथा यहाँ की सर्वोच्च सभा को लोया जिरगा कहते हैं।
स्वात घाटी को किस देश का स्वर्ग कहा जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है स्वात घाटी को। इसका पाकिस्तान का संवैधानिक नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान। इसकी राजधानी इस्लामाबाद तथा फैसलाबाद को यहाँ का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? लघु हिमालय और बाहरी हिमालय को सपाट घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का निर्माण आयु एवं उलट की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है जो तिब्बत का क्षेत्र है, दूसरा बृहद हिमालय जो महान हिमालय है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बा हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य के क्षेत्र को दून कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी का बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षा जनक। ठीक, तो विकल्प आपका इसमें ए सही है। गंडक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से है। शारदा सहायक और रामगंगा सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित है। वर्षा जनक का उल्लेख उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता है। अगला है, रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो भूकंप, वलन, अपरदन, इन सभी का परिणाम है रिफ्ट घाटी। अगला प्रश्न है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां कौन सी हैं? दून्स घाटियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो टेहरी बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, टेहरी बांध आपका उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में, जलद का पश्चिम बंगाल और ब्यास जो है पंजाब में, टेहरी बांध आपका उत्तराखंड में। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। टेहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर के पास बनाया गया। यह बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। भारत के किस राज्य में तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो तमिलनाडु में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 24,000 सर्वाधिक तालाब कहाँ पे हैं? तिरुचिरापल्ली में स्थित हैं। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। यह पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को सिंचित करती है। सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थल पर हरके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जो राजस्थान के अनेक जिलों को क्या करती है? सिंचित करती है। तो ब्यास नदी और सतलज के संगम पर हरके बैराज स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंडक नदी से निकलने वाला नहर है? तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकलने वाली नहर है, जो बिहार राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में शारदा नदी से तथा मूठा नहर महाराष्ट्र में मूठ नदी से निकला है। मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित रहा है? तमिलनाडु और केरल से मुल्लई पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध का संबंध रहा है। सूची 1 और सूची 2 को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, सामर झील आपकी कहाँ है? राजस्थान में है। बुलर झील आपकी कश्मीर में है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। पुलिकट झील आपकी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और जो आपका आंध्र प्रदेश है उसकी सीमा पर ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा की है। भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे छिछली झील चिल्का है। यह उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा एवं गंजाम जिलों में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। रिहंद की ऊंचाई की बात करें तो 91.46, सरदार सरोवर की जो है 163, भाखड़ा की 225 मीटर, टेहरी की 260.54 मीटर, नांगल की 29 मीटर है ऊंचाई। झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी है? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है। धोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? धोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोंकण क्षेत्र में सतारा शहर में स्थित है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो इसके द्वारा जो बनती है ज्वालामुखी झील बनती है।
ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। कालडेरा ज्वालामुखी क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। जब इस कालडेरा में पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी झील या कालडेरा लेक का निर्माण होता है। मीठे पानी की सबसे बड़े जलाशय है, मीठे पानी की सबसे बड़ा जलाशय जो है वो ग्लेशियर होते हैं। इसमें क्या होता है, मीठे पानी की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ, छत्रक एवं हिमनदों के रूप में, 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में, 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। तो 30.1% जो मीठा जल होता है कहाँ पाया जाता है, भूमिगत जल है। कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है, प्रशांत महासागर निमग्न द्वीपों से अधिकतर बना है। अब आपका जो प्रश्न होगा वो पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र तथा वन से संबंधित होगा। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन पर्वत नहीं है, कौन यूरोपियन पर्वत नहीं है, तो माउंट एल्बर्ट जो है वो यूरोपियन पर्वत नहीं है। बाकी आपका पेरिनीज, पेनाइन, जूरा पर्वत जो है ये यूरोपियन पर्वत है। तो कहाँ कहाँ स्थित है इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो माउंट एल्बर्ट पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला यूरोपियन पर्वत है। पेनाइन इंग्लैंड के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ प्राचीन यूरोपीय वलित पर्वत है। जूरा पर्वत यूरोप में स्थित है जो फ्रांस से और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत स्थित है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है, सागरमाथा। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है, ये बढ़ी है 86 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ी है, 8,848.86 मीटर होगी इसकी ऊंचाई, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो पंचमढ़ी आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है जहां से नर्मदा नदी तथा सोन नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, तो डोम माउंटेन्स को आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। डोम माउंटेन्स अत्यधिक वर्षा होने क्षेत्र होने के कारण वर्षा का द्वीप आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हिमनद ग्लेशियर नहीं है, तो बुग्याल जो है घास होती है, बाकी सियाचिन, हिस्पार, गंगोत्री सभी ग्लेशियर है। बुग्याल या पहाड़ या पयाल इसको बोलते हैं, पहाड़ नहीं है। लघु हिमालय ढाल पर पाए जाने वाले उत्तराखंड के घास के मैदान है। सियाचिन, हिस्पार तथा गंगोत्री ये हिमनद है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमालय के पूर्वी कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न जो है, बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा हिमनद कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद बियाफो, सियाचिन, हिस्पार हैं। नीलगिरी पर्वत में से किस प्रकार की पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है, तो नीलगिरी पर्वत जो आपका फॉल्ट पर्वत है। कैसा पर्वत, फॉल्ट पर्वत है। पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विस्तृत यह है। कहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विस्तृत है। 3 राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में नीलगिरी। यह भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला फॉल्ट पर्वत या भ्रंशोस्त पर्वत होता है। मतलब ऐसा पर्वत जिसके किनारे के जो पार्ट था वो समुद्र में धंस गया, नीचे समुद्र में विलीन हो गया, और ये जो पार्ट है पश्चिमोत्तर वाला ये आपका उठा रह गया, तो इसी को भ्रंशोस्त पर्वत कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो माउंट इरेबस जो है इसका अंटार्कटिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं, निम्न हिमालय में शामिल है नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं। नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं निम्न हिमालय में शामिल है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट या 3700 से 4500 मीटर है। इसका क्षेत्र शिवालिक, दक्षिण हिमालय भाग और उत्तरी हिमालय भाग के अंतर्गत है। यह पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम तक विस्तृत है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है।
यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत भौगोलिक संरचना की दृष्टि है। पश्चिम घाट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से लेकर होकर मालप्रभा नदी का उद्गम स्थल, मध्य सह्याद्री मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच, दक्षिणी सह्याद्री पालघाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अगला प्रश्न, निम्न रेगिस्तानों में उनकी स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। सही ढंग से आपको जोड़े बनाना है, तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन है। थार जो है, थार एशिया का मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया का है। कालाहारी आपका अफ्रीका का है। आटाकामा जो है दक्षिणी अमेरिका का है। तो सही जोड़ा इसका था मरुस्थलों का। अगला है प्रश्न, पेंटागोनिया कहाँ स्थित, पेटागोनिया कहाँ स्थित है। पेटागोनिया अर्जेंटीना चिली में स्थित विस्तृत शुष्क प्रदेश है। यहाँ एंडीज प्रदेश के गिरिपाद में अवस्थित वृष्टि छाया क्षेत्र भी है। ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश 3 द्वीप, ग्रेनाडा, कैरिकोड और पेटिट मार्टिनिक शामिल है, जो विंड वर्ड शामिल है। द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रेनाडा आपका कहाँ स्थित है, दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसमें जो सही है पहले उसको देखते हैं। सिम्पसन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, चिहुआ हुआन मरुस्थल ईरान में इसमें दे रहा है, गलत है, मतलब विकल्प के हिसाब से ये सही है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में, तो ये सही है। बाकी ये जो आपका चिहुआ चिहान है ये गलत है। चिहुआ चिहान मरुस्थल ईरान में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में फैला हुआ है। अन्य युग्म आपका सुमेलित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो नाइजीरिया नहीं आता, बाकी अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र आते हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह करीब कितना है आपका 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला है। ठीक है, 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र क्या कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक है। नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो कालाहारी जो है उपोष्ण कटिबंध का रेगिस्तान है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका में के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। इसका विस्तार मुख्यतः मकर रेखा के दक्षिण में है। इस कारण यह उपोष्ण जलवायु प्रदेश में पड़ता है। उष्णकटिबंध सदाबहार वनों का वृक्ष इनमें से कौन नहीं है। तो उष्णकटिबंध सदाबहार वनों का वृक्ष इसमें से साल का नहीं है, बाकी सभी उष्णकटिबंध सदाबहार के वन हैं। साल, सागौन, नीम, शीशम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, जबकि रोजवुड, आबनूस तथा महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं आपके। किस वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां अधिकतर यूरोप तथा अफ्रीका में पाई जाती हैं। एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में भी फलों की खेती होती है। भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ वन कौन सा है। तो मानसूनी वन भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग कर सही जोड़े को आपको बनाना है। सही जोड़े को बनाना है, तो इसमें देख लेते हैं। मैंग्रोव वन आपके कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। उष्णकटिबंधीय जो है सदाहरित आपके नीलगिरी है। फिर इसमें दिया गया है मानसूनी वन। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, मानसूनी वन आपका देख लेते हैं। इसमें पाए जाते हैं मानसून शिलांग और समशीतोष्ण शिवालिक। तो एक बार देख लेते हैं इसका कि क्या सही है। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो पाए जाते हैं, सुमेलित जो था थोड़ा गलत था। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन शिलांग में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश होती है। सदाबहार वन पाए जाते हैं। मानसूनी जो है शिवालिक में, समशीतोष्ण आपका नीलगिरी में। मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस तरह से सुमेलित होगा। तो सामाजिक वानिकी है। अगला प्रश्न जो है, सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनका व्यवस्था करना ही सामाजिक वानिकी है।
अगला प्रश्न है, इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वनारोपण को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम सामाजिक वानिकी वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था। सामाजिक वानिकी के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। कृषि वानिकी, किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। वन भूखंड, वन विभागों द्वारा लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए सड़क के किनारे, नहर के तटों तथा ऐसी अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। सामुदायिक वन भूखंड लोगों द्वारा स्वयं के बराबरी की हिस्सेदारी के आधार पर वृक्षारोपण किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिलो जो है शंकु वृक्षों से प्राप्त होता है, शंकु वृक्षों के वनों से प्राप्त होता है। ये वन से प्राप्त होता है। ये वन ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बिलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स किस में है? उत्तराखंड में आपका वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार भी है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में पाया जाता है? तो बिनसर का जो जंगल है आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। बिनसर जंगल उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर कुमायूं हिल्स में स्थित है। बिनसर वन्य जीव का क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। बिनसर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमानों पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी कहा जाता है। मृदा को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाना आश्रय पट्टी कहते हैं। वनीकरण द्वारा भी मृदा कटाव को रोका जाता है, परंतु यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आश्रय पट्टी जैसे घटक समाहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल तथा असम, लगभग 1200 मीटर ऊंचाई तक के क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उड़ीसा स्थित राज्य में स्थित नंदकानन किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्यारण्य के लिए। नंदकानन जो है अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। नंदकानन उड़ीसा भुवनेश्वर में 20 किलोमीटर दूर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य जो सफ़ेद बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। फ्लोरा, फाना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 2052 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद आपका करील का पेड़ है जो मरुस्थल में उगते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पतियों को मरुद्भिद या जेरोफाइट कहा जाता है। जेरोफाइट वनस्पतियों के उदाहरण कैक्टस, बबूल, करील, सेजब्रस, एकेसिया सैक्सोल हैं। अमेजनी वन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। दक्षिण अमेरिका का अमेजन द्रोणी में अवस्थित भूमध्य रेखीय वनों को जो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है सेल्वा कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? सेल्वा कहते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका में ही अवस्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास क्या है? दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। टुंड्रा और टैगा का संबंध उच्च अक्षांशीय जलवायु एवं वन क्षेत्रों से है। विश्व भूमि का लगभग 10% क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीकी गिनी तट, जावा, सुमात्रा इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? आपके विषुवतीय क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है। अगला है खनिज संसाधन विशेषकर भारत से प्रश्न, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र किस घाटी में स्थित है? तो महानदी घाटी में विश्रामपुर कोयला क्षेत्र स्थित है जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र में कोरबा, झिलमिल, चिरमिरी स्थित है। घाटशिला में मोसाबनी तथा राखा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो तांबा के उत्पादन के लिए। घाटशिला, मोसाबनी तथा राखा क्षेत्र तांबा के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसकी व्याख्या में अगर देखें तो भारत में तांबा प्राचीन रवेदार कुड़प्पा एवं अरावली संरचना में पाया जाता है। बस इतना ही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट खनन के लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट खनन के लिए कालाहंडी जाना जाता है। कालाहंडी रायगढ़ तथा कंधमाल क्षेत्र में बॉक्साइट उत्पादन हेतु जाना जाता है जो उड़ीसा में स्थित है। मलज खंड मध्य प्रदेश में तांबा के लिए, जावर राजस्थान जस्ता उत्पादन के लिए तथा अनंतपुर आंध्र प्रदेश सोना उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमालपल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था? तुमालपल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था तो सबसे बड़ी यूरेनियम खान की खोज के लिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? हेडलैंड है। सबसे बड़ा खनन पत्तन विश्व का हेडलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हेडलैंड पत्तन विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है। यहाँ से बड़ी मात्रा में लौह का निर्यात किया जाता है। अगला है, अबिसीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो एवं पेरोडाइट क्या है? बहिर्वेधी चट्टाने हैं। क्या हैं? बहिर्वेधी चट्टाने हैं। इसकी व्याख्या देखें अगर, तो उसमें वही लिखा गया है, सभी अग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अगला, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? नमक जो है हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। किस खनिज से? हैलाइड खनिज से। इसकी व्याख्या देखें तो नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। हैलाइड एक द्विमिश्रण है जिसका एक भाग हैलोजन परमाणु तथा दूसरा एक तत्व मूल होता है। हैलाइड के मिश्रण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड इत्यादि हैं। अधिकतर चट्टानों एवं खनिज में से किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन की बहुलता होती है। इसमें जो जो विकल्प दिया गया है उसके हिसाब से किसकी बहुलता है? सिलिकॉन की। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं पृथ्वी की चट्टान में, ऑक्सीजन 46.6%, तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन था नहीं, तो इसलिए सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09, अन्य जो है 1.4% पाए जाते हैं। भारत में कहाँ क्रमशः तांबा, स्वर्ण, लोहा तथा कोयला पाया जाता है? तो तांबा आपका जो पाया जाता है वो खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। दूसरा, कोलार की खान में आपका सोना पाया जाता है। कुद्रेमुख में लोहा पाया जाता है। कोयला आपका झरिया में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है, डी। तो इसमें व्याख्या दी गई है कि तांबा उत्पादन कोलार कर्नाटक में स्थित, तांबा के लिए राजस्थान खेतड़ी, कोलार कर्नाटक में स्थित स्वर्ण के लिए, कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित लोहा के लिए, झरिया झारखंड में स्थित कोयला खनन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है कि समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? तो बैलाडीला जो है, बैलाडीला की खान हेमेटाइट के लिए जाना जाता है, जहाँ प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोटि का हेमेटाइट लौह के भंडार हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में जो क्षमता स्थापित की गई वहाँ सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न आपका है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी 31 मार्च 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार 43,496.29 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता भारत में सबसे अधिक है, जबकि 35,210.58 के साथ गुजरात दूसरे पे तथा तीसरे पे आपका तमिलनाडु स्थान है, तमिलनाडु का। 82 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? क्रस्ट में कौन सी धातु? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तथा दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश आपका कांगो है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो टंगस्टन जो है एक खनिज नहीं है, बाकी सभी खनिज है। टंगस्टन एक उर्वरक खनिज नहीं है, धूमिल श्वेत रंग की धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्बों तंतुओं को बनाने में, काटने और के औजार, शल्य चिकित्सक यंत्र आदि मिश्र धातुओं में होता है, जबकि शेष उर्वरक खनिज है। अब अगला प्रश्न जो रहेगा भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल से रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। और क्षेत्रफल के विश्व के सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के पश्चात कनाडा दूसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश, भारत 7वें नंबर पर है। स्थल अवरुद्ध देश अर्मेनिया की राजधानी है। अर्मेनिया की राजधानी जो है एरेवान है। क्या है? एरेवान। अर्मेनिया जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की तथा ईरान से घिरा देश है। तिबिलिसी जॉर्जिया का, बाकू अजरबैजान तथा मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा आपका है। कनाडा में है इसकी राजधानी ओटावा, जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के किस राजनीतिक क्षेत्र में स्थित है? तो भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है, जिसमें दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देश आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पश्चिम एशिया का देश नहीं है? तो मंगोलिया दक्षिण पश्चिम एशिया का देश नहीं है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में अगर इसकी व्याख्या देख लें तो मंगोलिया पूर्वी एशिया का देश है। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया आते हैं। इजराइल, तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, यमन आदि देश दक्षिण पश्चिम एशिया में आते हैं। एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है?
तो आर्कटिक महासागर स्थित है। अगला प्रश्न है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल तट को मालाबार तट। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वह सभी प्रवाल उद्गम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए जाते हैं? तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग किए जाते हैं। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बंगाल खाड़ी में स्थित है। इसकी सर्वोच्च शिखर की बात करें, सैडल पीक या सैडल चोटी है। 8 डिग्री चैनल से मालदीव एवं मिनिकॉय द्वीप अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय के शेष द्वीप लक्षद्वीप को अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यह 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आपका अन्य आते हैं। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश का शिकार करना महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ग्रीष्म काल में इसमें कुछ फूल इत्यादि विकसित हो जाते हैं। यहाँ के निवासी एस्कीमो, लैप्स आदि हैं। दिनचर्या निवास करने वाले जीव जंतु एवं मत्स्य के शिकार पर यह आधारित है। इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो लोम्बार्डी का मैदान सर्वाधिक चावल उत्पादन का क्षेत्र है। लोम्बार्डी का मैदान इटली के उत्तरी भाग में स्थित है, जो यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। कांटो मैदान एशिया में स्थित जापान के होन्शु द्वीप के पूर्व भाग में स्थित है। हंगरी का मैदान कार्पेथिपन और डिनारी काल्पस पर्वत के मध्य स्थित है। 98 प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक के उत्तर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, इसकी व्याख्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर की सीमा चीन के साथ लगती है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। 101 नंबर प्रश्न आपका है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसकी किसी अन्य जिले की सीमा से मिलती नहीं है? तो पुडुचेरी आपका ऐसा है। ये फ्रांसीसी कॉलोनी रही है। 4 स्वायत्त क्षेत्र पुडुचेरी के कराईकल, माहे और एनम आते हैं। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और एनम आते हैं। सभी स्वायत्त क्षेत्र जिले एक दूसरे की सीमा नहीं बनाते क्योंकि माहे केरल से, पुडुचेरी एवं कराईकल तमिलनाडु। माहे कहाँ पे है? केरल में है। पुडुचेरी एवं कराईकल तमिलनाडु में तथा यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर जाती है? तो भोपाल के पास से होकर जाती है, जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। चेन्नई तमिलनाडु 13 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोलकाता 22 डिग्री 55 मिनट, भोपाल जो है 23 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश, जम्मू कश्मीर 34.09 उत्तरी अक्षांश। अगला है, भारत क्या नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता में। जो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलकाता में स्थित है आपका। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मखदूम उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थान है, जो मथुरा जिले के फराह कस्बे के निकट मखदूम नामक गांव में स्थित है। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है कितना? 3214 किलोमीटर तथा जो पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर इसकी है। जो अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशिनिया में निम्न शामिल है। ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशिनिया महाद्वीप में कौन सा शामिल है? तो इसमें जो दिया गया है आपका 1, 2, 3, 4, 5 सभी सम्मिलित हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, पैसिफिक आइलैंड, तस्मानिया सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जो दिया गया है ओशिनिया अथवा ऑस्ट्रेलिया में व न्यूजीलैंड के अतिरिक्त मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया के द्वीप सम्मिलित हैं। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में से एक है। मेलानेशिया, आइवेरियन, जावा, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, वनुआतु आदि हैं। तो ये सब इसकी व्याख्या दिया गया है। अगला है, अल्बाट्रास क्या है? अल्बाट्रास उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है। अगला प्रश्न है, किस द्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को माओरी कहते हैं।
माओरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया देश में निवास करने वाली एक जनजाति है। लगभग आपके 1,40,000 से 1,70,000 माओरी जनजाति के लोग ऑस्ट्रेलिया में तथा 7,12,000 लोग न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। तो इसमें न्यूजीलैंड विकल्प नहीं था, इसलिए ये था। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अगला प्रश्न आपका है, इसमें व्याख्या अगर देखें तो उत्तरी यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क देशों में सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेविया देश कहते हैं। फिनलैंड, आइसलैंड तथा फैरो द्वीप समूह के संग ये देश नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं। कभी कभी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन तथा नॉर्वे को मिलाकर ही स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है, जबकि यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1967 से 1990 तक हरित क्रांति आंदोलन चला था। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 में हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से 1979-80 एवं तक एवं विकसित हरित क्रांति 1980 से 81 से 1989-90 तक चली थी। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1965-66 से 1980-81 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत की एक उच्च उत्पादक बीजों का विकास किया, जिसमें गेहूं का प्रमुख था। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, जो मैक्सिको देश के निवासी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। भील के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है आपकी। भील के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख मुख्य बंदरगाह? पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह आपका विशाखापत्तनम है। कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नौर एवं तूतीकोरिन पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। मुंबई, कांडला एवं न्यू मंगलौर पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला गुजरात में पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है, जो कि कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, जबकि पुडुचेरी, कराईकल व विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर अवस्थित हैं आपके। अगला प्रश्न है, जलवायु तथा मौसम एवं टाइम जोन से संबंधित प्रश्न आएंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है? तो सर्वप्रथम जो है इसमें विकल्प में दिए गए विकल्प के अनुसार चेन्नई में पहुँचता है। 1360 पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। यह मानसून सबसे पहले अंडमान एवं निकोबार तट पर पहुँचता है। 1 जून को यह चेन्नई एवं तिरुअनंतपुरम तक पहुँचकर भारत की मुख्य भूमि को सक्रिय होने लगता है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में चेन्नई में पहुंचता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अक्टूबर तथा नवंबर के माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जेट स्ट्रीम का संबंध आपके मानसून से है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एस्ट महोदय हैं। भारतीय मौसम वैज्ञानिक कोटेश्वरम ने भी इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण शोध पर कार्य किया था। एल नीनो धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? पेरू से प्रवाहित होती है। यह एक ऊपर सतही गर्म जलधारा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। गिलबर्ट वाल्कर ने सर्वप्रथम एल नीनो के प्रभाव का अध्ययन किया था। भारत में टुंड्रा जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर तापमान वर्ष भर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। शीतकाल हिमपात के रूप में वर्षा होती है। भारत में लद्दाख, हिमालय, कुछ भाग, कश्मीर आदि क्षेत्रों को इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। यह अक्सर बदलती रहती है। तो जलवायु जो है अक्सर बदलती नहीं रहती है, लंबी मौसमी दशाओं का योग होता है। बाकी सभी विकल्प सही हैं। या लगभग अस्थायी होती है, किसी एक स्थान से एक ही प्रकार की जलवायु होती है। जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों को संयुक्त प्रभाव की देन होता है। अगला प्रश्न है, ताप कटिबंधों के आधार पर विश्व में सबसे अधिक विस्तृत जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ताप कटिबंधों के आधार पर लगभग आधे से अधिक भाग को घेरे हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क वृत्त से मकर वृत्त के मध्य फैला हुआ है। निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चावल है आपका। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं, सरसों और चना की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती होती है? तो आपके चाय की खेती बढ़िया होती है। अगला प्रश्न है, सागर में बृहद ज्वार कब उठता है? सागर में बृहद ज्वार पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन उठता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो नाभिकीय विलय या संलयन की क्रिया होती है। हीलियम के नाभिक आपस में क्या करते हैं?
इसमें क्या दिया गया है कि इस क्रिया में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। यह नाभिक द्रव्यमान संयोजक नाभिकों को संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। यही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। तारे के पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे जो है पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसकी जो व्याख्या है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पश्चिमी तारे ज़्यादा दिखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य देखा जा सकता है? तो आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि में सूर्य देखा जा सकता है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो मध्यरात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। यह घटना कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का में और आइसलैंड में देखी जाती है देशों में। विश्व शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? टूंड्रा नाम से विश्व जो शीत मरुस्थल हैं उनको टूंड्रा नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी एक गर्म धारा है? तो ब्राज़ील की धारा जो है गर्म धारा है, बाकी आपकी सभी ठंडी जल धाराएं हैं। कनारी धारा ठंडी है, लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा, ये सब ठंडी हैं। फॉकलैंड धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर की धारा ठंडी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगला है, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी एक नाम से भी जाना जाता है? जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इसमें दिया गया है एक क्रम, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दोनों गोलार्ध उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं 90-90 पे। अगला है, जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? लवणता जो है आपकी घटती जाती है। जब समुद्र में कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो समुद्र के पानी में लवणता घटती जाती है। सबसे अधिक लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर होती है। ध्रुवों पर लवणता सबसे कम होती है। कर्क एवं मकर रेखा पर लवणता 37 प्रति हजार लगभग है। ध्रुवों की लवणता 20 से 30 प्रति हजार होती है। निम्नलिखित देशों में से किन देशों के से मध्य भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन से देशों के मध्य भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया के मध्य भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है। इसमें अगर इसकी व्याख्या देख लें तो इसमें दिया गया है 13 देश जो हैं भूमध्य रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमे और प्रिंसिपे हैं। अगला है, भारत में जैवमंडल के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जैवमंडल आरक्षित की संख्या इस समय 18 हैं, जो 12 यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडल विश्व नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। 12वां जो शामिल हुआ है वो पन्ना है। आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? अपारंपरिक स्रोत जो है आपका बायोगैस है। अगला है, भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार का उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण लोगों की शक्ति में वृद्धि करना, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, ये सभी विशेषताएं हैं। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है व्यापारिक अनाज की कृषि का मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील होती है? तो डेट पाम खजूर में क्या होती है? मृदा में जल लवणता सहनशील होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो गन्ना की फसल में सर्वाधिक अंतराल होता है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जाड़ों में वर्षा होती है। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? गर्म धारा एवं शुष्क ठंडी धारा बहने पर ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, इसमें अगर इसकी व्याख्या देख लें तो कोहरा बनने की संभावना सामान्यतः गर्म धारा तथा ठंडी धारा मिलन स्थल होता है। उदाहरण स्वरूप ग्रांड बैंक, जहां लेब्राडोर की ठंडी धारा तथा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलती है, वहां घना कोहरा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? तो ऊंचाई जो है किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करती है।
इसकी व्याख्या देखें तो क्षोभमंडल जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। इसी कारण समुद्र तल के पास वाले क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान निम्न पाया जाता है। 5500 मीटर की ऊंचाई पर वातावरण का घनत्व समुद्र की सतह से वातावरण की अपेक्षा लगभग आधा रह जाता है। सामान्यतः समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। विषुवत रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन UNCED ने किया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 14 जून 1992 को किया गया था। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? समुद्र के नीचे भूकंप आने से सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। सुनामी उत्पत्ति के अन्य कई कारण भी है, जैसे ज्वालामुखी का फटना, उल्कापात, किंतु भूकंप सबसे अधिक उत्तरदायी कारण माना जाता है। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है? तो भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ और जो जलवायु क्षेत्र है वो आपका गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। विश्वतीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? विश्वतीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? 6 महीने बाद घटित होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी संग्रहण को अनिवार्य बनाया था? तमिलनाडु ने 2001 से ऐसा किया है। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य पांचों में से नहीं है? तो आपका इसमें बिहार नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद इसमें दिया गया यूपी। इसमें जो राज्य दिए गए हैं देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य जो हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन बीच मीन टाइम से भारतीय मानक कितने समय आगे हैं? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से किया जाता है। चूंकि 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतरों के मध्य कितना मिनट? 4 मिनट का अंतर होता था। भारतीय मानक समय ग्रीन बीच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट गुणे 4 बटे 60 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट उल्लेखनीय है। ग्रीन बीच मीन टाइम को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है तथा शून्य के पूर्व और पश्चिम 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अगला जो प्रश्न होगा जनसंख्याकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित होगा। उस जाति के बेस्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए उसे अप्रवासन कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों से में जाकर अस्थायी रूप से बस जाना अप्रवासन कहलाता है। भारत जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कायिक घनत्व मिलता है। पोषण घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल खाद्य फसली क्षेत्र, कृषि घनत्व कुल कृषित जनसंख्या बटे कुल कृषित क्षेत्रफल, कायिक घनत्व जो है कुल जनसंख्या बटे कुल कृषित क्षेत्रफल से प्राप्त होता है। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन सा कारण है? तो सामाजिक कारण इसके लिए उत्तरदायी है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 60% जनसंख्या रहती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के आयु वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? 63% है। अगला प्रश्न है, 15 से 59 के वर्ग के जो लोग हैं उनका 63% जनसंख्या है भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें जो है उत्प्रवासन का अर्थ आना जाना होता है, ये सत्य नहीं। बाकी अप्रवास का अर्थ हो जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो उसे अप्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ लोगों को एक ही देश में आना जाना होता है और लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। उत्प्रवास का अर्थ जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं और उस देश को भी छोड़कर किसी अन्य देश में चले जाते हैं तो वह घटना उत्प्रवासन कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में आजीविका के लिए जाना किस प्रकार का प्रवसन कहलाता है? आंतरिक प्रवसन कहलाता है।
अगला प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत मूल रूप से किसने प्रतिपादित किया था? तो थॉम्पसन ने प्रतिपादित किया था। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत मूल रूप से W.S. थॉम्पसन ने प्रतिपादित किया, जिसे नोटे स्टीन में संशोधित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो मंगोलिया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है, जिसका प्रति व्यक्ति 2 वर्ग किलोमीटर 2 व्यक्ति निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, नामीबिया तथा सूरीनाम में जनघनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? भारत की है प्रवासियों की संख्या। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो 77.73% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, 22.27% नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आबादी वाला जिला मुरादाबाद है, सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। क्या क्या सत्य हैं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। 2001 से 11 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 20.22% रही है, और जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 है। बाकी सर्वाधिक आबादी वाला जिला मुरादाबाद नहीं है, आपका प्रयागराज या इलाहाबाद है। और इसकी देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार कितनी थी? 19,98,12,341 थी। 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। तो ये आपका था भूगोल से संबंधित MCQ। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।